हे गाइस, वेलकम बैक और वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होगे। सो गाइस, हम लोग क्लास 12th का फिज़िक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सो चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या है। सो सबसे पहले गाइज हमें सीखना है कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्योंकि यही से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज को सीखने के बाद हम सिर्फ ये जानेंगे कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसके किस तरह से बिहेवियर होते हैं, मतलब चार्ज को मूव नहीं करवाना है। ठीक है, वो चार्ज को हमें क्या करना है? चार्ज को हमें रखना है इन रेस्ट। किस में रखना है? चार्ज को रेस्ट में ही रखना है। तो ध्यान रखना, चार्ज कैसा है? चार्ज यहाँ पे रेस्ट में है। ठीक है, तो सीखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक चार्ज को सीखने के लिए ना, इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए मैं आपसे कहता हूँ कि तुम ना मैटर के बारे में सोचो। किसके बारे में? मैटर के बारे में। तो चार्ज को सीखना है तो मैटर के बारे में सोचो। मैटर के बारे में तुम्हें पता है कि हमारे आसपास में जो भी चीज़ें हैं वो मैटर है। ठीक है, जिसमें मास होता है और वो जो जगह को घेर लेता है वो मैटर कहलाता है। तो हमारे आसपास में जो भी चीज़ है मैटर है। ये बॉल मैटर है, रेडियो मैटर है, ये लैपटॉप मैटर है। एवरीथिंग अराउंड अस इज़ व्हाट? मैटर। सभी चीज़ें मैटर है हमारे पास में जो भी है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जो मैटर है वो किससे मिलके बनता है? एटम से मिलके बनता है। छोटे छोटे से पार्टिकल है ना, जिसे हम एटम कहते हैं, उससे मिल करके कोई भी मैटर बनता है। ठीक है, अब ये जो एटम होता है ना, एटम भी किससे मिलके बनता है? एलिमेंट्री पार्टिकल जो कि है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनसे मिल करके बना हुआ है क्या? एटम। ठीक है, यानी कि मैटर जो है, ये मैटर का सबसे एलिमेंट्री पार्टिकल क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। इन्हीं से मिल करके क्या बना है? कोई भी मैटर बना हुआ है। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इतना होता है 9.10 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, इतना क्या होता है? एक मास का, एक इलेक्ट्रॉन का मास। और एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? इतना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, और मास ऑफ वन न्यूट्रॉन जो है ये लगभग इसी प्रोटॉन के बराबर ही होता है, जो कि है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। बात क्लियर है? अब देखो, मास क्यों बताया? क्योंकि हमें ये पता है कि जब दो ऑब्जेक्ट जिसके कुछ मास होते हैं, सपोज m1 और m2, और कुछ सेपरेशन पे अगर ये रखे हुए हैं, इनके बीच में कुछ सेपरेशन ले सपोज d है, तो इनके मास के कारण क्या है? एक फोर्स लगता है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट को आप, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है मास होना है, तो उसको कुछ सेपरेशन पे रखते हैं तो क्या होता है? उनके बीच में एक फोर्स लगता है। ठीक है, कुछ सेपरेशन पे क्या, जो भी चीज़ यहाँ पे आसपास में वो सभी एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं ड्यू टू देयर मासेस, वो क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। ठीक है, ये बात मालूम है तुम्हें? तो इलेक्ट्रॉन के मास है, प्रोटॉन के मास है और न्यूट्रॉन के भी मास है। ठीक है, इसका मतलब कि जब दो इलेक्ट्रॉन को आप कुछ सेपरेशन पे रखोगे तो ये एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, एक दूसरे को आपस में मतलब अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन को अगर आप रखते हो, एक इलेक्ट्रॉन ले सपोज ये है, दूसरा ये है, तो ये दोनों पे एक फोर्स लगता है जो कि क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, ड्यू टू देयर मासेस। ये जो फोर्स है ये किसके कारण लग रहा है? ड्यू टू देयर मासेस। उसी तरह से दो प्रोटॉन को जब आप रखते हो कुछ सेपरेशन पे, तो यहाँ पे भी क्या होता है? फोर्स लगता है जिसे हम Fg कहेंगे, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। किसके वजह से लग रहा है? तो ड्यू टू देयर मासेस, मास की वजह से लग रहा है। ठीक है, इन द सेम वे जब आप दो न्यूट्रॉन को रखते हो ना, दो न्यूट्रॉन को कुछ सेपरेशन पे रखते हो तो भी इनके बीच में क्या होता है? फोर्स लगेगा, जो कि होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। इतना ही नहीं, आप एक इलेक्ट्रॉन को रख दो, एक प्रोटॉन को रख दो, तो भी इनके बीच में फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू देयर मासेस। ठीक है, तो इस तरह से करके जब आप इनको रखते हो
क्लियर है बात। इनको कुछ सेपरेशन पे रखते हो तो इनके बीच में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी यहाँ पे एक और तरह का फोर्स देखा जाता है। इन दो इलेक्ट्रॉन के बीच में एक और तरह का फोर्स देखा जाता है। ऐसा देखा जाता है कि ये दो इलेक्ट्रॉन किसी फोर्स से एक दूसरे को दूर भी भगा रहे हैं। देखो, मास के कारण जो फोर्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऐसा देखा गया कि भाई एक और फोर्स इन पे लग रहा है जो कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दूर भगा रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से दो प्रोटॉन को भी एक, मतलब इन पे भी एक फोर्स ऐसा लग रहा है जिससे कि ये एक चाह रहे हैं कि ये दूर भागे, मतलब एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं। इस फोर्स के अलावा, एफ जी के अलावा भी। और इस पे, किस पे, न्यूट्रॉन पे ऐसा कोई भी फोर्स नहीं देखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ यही देखा जाता है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है यहाँ पे फोर्स देखा जाता है कि भाई इनके अलावा एक और फोर्स है जो कि ये इस बार फिर से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट ही कर रहे हैं। तो रीज़न क्या है इसका, तो रीज़न ये है कि भाई देखो, मास के प्रॉपर्टी के कारण क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इनके अंदर मास है जिसके कारण। तो ये फोर्स किसके कारण लग रहा है, क्या रीज़न है, तो रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन हो गया या फिर प्रोटॉन हो गया, ज़रूर कोई ना कोई एडिशनल प्रॉपर्टी को पजेस करते हैं, है ना। इनके अंदर ज़रूर कोई ना कोई इस मास के अलावा भी इनके अंदर एडिशनल प्रॉपर्टी है। वो एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है, तो वो एडिशनल प्रॉपर्टी है दोस्तों चार्ज। क्या है, एडिशनल प्रॉपर्टी है चार्ज। ये चार्ज है जिसके कारण दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। चार्ज के कारण लग रहा है फोर्स जिसके कारण ये दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं। ठीक है, वो चार्ज है जिसके कारण ये दो प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं, चार्ज के कारण। ठीक है, चार्ज के कारण इन पे जो एडिशनल फोर्स लग रहा है वो चार्ज के कारण है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज के कारण ही एडिशनल फोर्स लग रहा है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है, चार्ज है। तो देखो, मास के कारण जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जो चार्ज के कारण फोर्स लग रहा है वो क्या है, तो वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, Fe है। तो ये जो फोर्स है, ये किसके कारण लग रहा है, तो चार्ज के कारण लग रहा है। यानी कि भाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है कि चार्ज है, प्रोटॉन पे भी चार्ज है ना, प्रोटॉन पे भी चार्ज है, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है क्योंकि इस पे एडिशनल फोर्स को नहीं देखा गया। मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ मास है जिसके कारण Fg लग रहा है, लेकिन कोई चार्ज नहीं है जिसके कारण कोई एडिशनल फोर्स लगे। ठीक है, तो चार्ज क्या है, तो चार्ज जो है, अब आप कह सकते हो कि चार्ज जो है ये प्रॉपर्टी है। क्या है, प्रॉपर्टी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि मैटर की प्रॉपर्टी है चार्ज, क्योंकि मैटर तो हमारे आसपास में हर जगह है, और मैटर जो है इन्हीं एलिमेंट्री पार्टिकल से मिल करके बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है चार्ज, प्रोटॉन की प्रॉपर्टी है चार्ज, तो हम कह सकते हैं कि क्या, मैटर की भी प्रॉपर्टी है चार्ज। मतलब चार्ज जो है वो मैटर की ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आई होप आपको चार्ज अब यहाँ से समझ में आया कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो चार्ज क्या है, तो चार्ज को हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से कि चार्ज जो है ना वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसका, मैटर का। जस्ट लाइक मास, जैसे मास, जितने भी मैटर होते हैं ना उसमें मास होता है, उसी तरह से जितने भी मैटर है उसमें चार्ज भी होगा ही होगा। ठीक है, चार्ज भी होना बनता है, और उसी चार्ज के कारण क्या होता है, उसी चार्ज के कारण जो है वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे जो है ना, लेट्स सपोज कि ये मैटर है कोई सा। ठीक है, ये मैटर है तो इसमें चार्ज होना तो जाहिर सी बात है कि चार्ज होगा ही होगा, कोई सा भी मैटर हो उसमें चार्ज होगा ही होगा, क्योंकि क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है, मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। समझ रहे हैं ना बात, तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की चार्ज। क्लियर है बात।
तो आई होप तुम्हें चार्ज समझ में आया। अब देखते हैं चार्ज के टाइप्स। तो चार्ज ना दोस्तों दो तरह के होते हैं। चार्ज कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। अभी अभी मैंने बताया कि दो इलेक्ट्रॉन जो है कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था वो इसको एक दूसरे को से दूर भगा रहा था, है ना। प्रोटॉन पे जो फोर्स लग रहा था वो भी एक दूसरे से इसको दूर भगा रहा था, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो फोर्स लग रहा था जिसके कारण ये एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यानी कि चार्ज जो है ना दो तरह के हैं, ठीक है। चार्ज जो है दो तरह के हैं। इस इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो सेम प्रकृति के हैं, सेम नेचर के। प्रोटॉन पे जो चार्ज है सेम नेचर के हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो अपोजिट नेचर का है, ठीक है। तो इन दोनों पे जो चार्ज है वो अपोजिट नेचर के। तो चार्ज जो है वो दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? जो पहला है वो हम बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है ना। तो चार्ज जो है एक पॉजिटिव होता है और दूसरा जो है नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव होता है? तो देखो कन्वेंशन है कि जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है और जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो क्या है? नेगेटिव है और प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो क्या है? पॉजिटिव है। ऐसा कन्वेंशन है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये बात क्लियर हुआ। और क्या? और ये है अगला, देखो ये है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अब यहाँ पे क्या है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। क्यों? देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं, इस पे लाइक चार्ज है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, दोनों इलेक्ट्रॉन पे सेम नेचर है चार्ज का, तो एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं, ठीक है। ये प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन पे भी लाइक चार्ज है, सेम नेचर है, दोनों प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा उसका नेचर सेम होगा, तो ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज है एक दूसरे के अपोजिट नेचर के हैं, अनलाइक चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि जो लाइक चार्जेस होता है, यानी कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज लेते हो, ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव चार्ज लेते हो तो क्या करेगा? फिर से ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। लेकिन यहीं पे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हो तो ये कहेगा आजा भाई, अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं या फिर जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं, रिपेल करते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और क्यों कर रहे हैं? क्यों दूर भगा रहे हैं? क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं? क्योंकि फोर्स लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है, जो कि क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्लियर है बात? आई होप आपको ये बात क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा कि हर एक बॉडी में जब हमने चार्ज का कॉन्सेप्ट समझा, तो चार्ज क्या है? किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी है ना। ये क्या है? मैटर का प्रॉपर्टी है, मैटर का प्रॉपर्टी है चार्ज, ठीक है। लेकिन हर एक मैटर इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं होता है, ठीक है। सारे मैटर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड नहीं होते हैं, उसको चार्ज करना पड़ता है। हर एक मैटर इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि मैटर पे जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तुम्हें ये बात मालूम होगा। और मैटर इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज है? नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पे कैसे चार्ज है? पॉजिटिव। तो दोनों पे अपोजिट चार्ज है और इक्वल चार्ज है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे जो चार्ज का नेचर है वो अपोजिट है, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, तो इक्वल चार्ज है, जिसके कारण नेट चार्ज जो होता है ना, मैटर का नेट चार्ज वो कितना रहता है? 0 रहता है। नेट चार्ज कितना रहता है? 0 रहता है। तो कोई भी मैटर जो है ना, कोई भी मैटर वो इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं होते हैं। तो क्या करना होता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने ये एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। व्हेन अ बॉडी विल बी इलेक्ट्रिकली चार्ज, कब एक बॉडी जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा, ठीक है।
कब एक बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज होगा। तो कब होगा इलेक्ट्रिकली चार्ज, बताओ ज़रा तुम। तो इलेक्ट्रिकली चार्ज होने के लिए क्या करना होगा हमें, इलेक्ट्रिकली किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए हमें किसी बॉडी में से, लेट्स सपोज ये कोई बॉडी है, ठीक है, तो इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देना होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकाल देना होगा, या फिर इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना होगा। या तो बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दो या फिर क्या करो, बॉडी में इलेक्ट्रॉन को डाल दो, ठीक है। इससे बॉडी क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, ठीक है। कोई बॉडी है हमारे पास, है ना, कोई बॉडी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है ना, तो उसमें बॉडी, कौन सा बॉडी, वो बॉडी मत समझना, ठीक है। बॉडी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसमें से उसको चार्ज करना है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दो या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें डाल दो, वो बॉडी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा। क्योंकि उस पर नेट चार्ज जो है ना, नेट चार्ज में डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ नेट चार्ज हो जाता है। कैसे हो जाता है, तो देखो, जब बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे ना तो उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा, है ना। बॉडी में से जब इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो मान लो कि पहले किसी बॉडी में थे, ले सपोज कि 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन थे तो 10 प्रोटॉन भी होंगे उस बॉडी में, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। अब होगा क्या कि अगर बॉडी में से तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं जस्ट, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 9 इलेक्ट्रॉन बच गए, 9 इलेक्ट्रॉन बच गए, है ना। तो 9 इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है, और प्रोटॉन अभी भी क्या है, 10 ही है। अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, नेट चार्ज क्या हो गया, नेट चार्ज यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा, 1p रहेगा क्योंकि प्रोटॉन का जो है नंबर ज़्यादा है, तो नेट चार्ज इस पे जो है ना ये 1p, यानी कि इस पे बॉडी पे क्या होगा, बॉडी जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बॉडी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि तुमने उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो किसकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी, प्रोटॉन की, है ना। प्रोटॉन जो है नंबर में ज़्यादा हो जाएगा, और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है। तो बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उस बॉडी पे चार्ज कैसा हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा चार्ज, ठीक है। और अगर बॉडी में इलेक्ट्रॉन डालोगे, मान लो ये बॉडी में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया मतलब बॉडी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब कि अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है, क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बॉडी पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और अगर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बॉडी पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो बॉडी पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव। किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन डाल दो तो बॉडी पे चार्ज कैसा, नेगेटिव, ठीक है। दोस्तों अगर ये सारी बातें आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।